gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ दिन पहले आपको खबर सुनाई थी, बल्कि कई सारी ऐसी खबरें सुनाई जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो बाकायदा जज ये लिखता है कि इनको अगर 20 साल की सज़ा है तो 15 साल से पहले कोई रिमिशन, यानी कि वो पैरोल के लिए भी इजाज़त नहीं ले सकता। 40 साल की सज़ा है तो 25 साल से पहले वो पैरोल की इजाज़त नहीं ले सकता। मतलब उसमें लिखा होता है कि अगर ये सज़ा सुनाई गई है तो ये आदमी इस वक्त तक तो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गज़ब है हमारे देश की अलग अलग सरकारें और उनके अपने नियम कानून। इसलिए गज़ब कह रहा हूँ कि हमारे देश में इस वक्त लगभग अलग अलग राज्यों की जेल में ऐसे कैदी बंद हैं जिनमें से लगभग 80 से 85 हज़ार, बल्कि 83,000 के आसपास वो कैदी हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और अकेले सिर्फ यूपी में लगभग 13,000 ऐसे कैदी हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई अलग अलग अदालतों से। अब ये देखिए कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा मिलती है, अब उसे पूरी उम्र जेल में काटनी है। पुराना वाला तो गया कि 14 साल में आप बाहर आ जाएंगे। अब तो बड़े नए नए कानून हैं कि उम्र कैद, पहले ये था कि उम्र हो जाए तो उनको छोड़ दो, यार वक्त से पहले रहम करो। आसाराम बापू 80 प्लस, लेकिन अभी तक ज़मानत नहीं मिली और मेरे ख्याल में 10 साल से तो ज़्यादा हो गए जोधपुर जेल में रहते हुए, और ऐसे ना मालूम कितने कैदी हैं। लेकिन कमाल है, एक नेता, एक पूर्व एमएलए, विधायक, जिस पर एक नहीं 3 कत्ल का इल्ज़ाम है, ट्रिपल मर्डर, और उस शख्स को उम्र कैद की अदालत सज़ा सुनाती है। और सज़ा सुनाए हुए सिर्फ 8 साल 9 महीने और 11 दिन होते हैं। सिर्फ 8 साल 9 महीने 11 दिन, 8 years 9 months 11 days। और उसके बाद सरकार कहती है कि बहुत हो गया, 8 साल 9 महीना और 11 दिन काट लिया, तो अब इनकी सज़ा पूरी हो गई है, अब इनको छोड़ देना चाहिए। ट्रिपल मर्डर है इल्ज़ाम। तो सरकार सिफारिश करती है। डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस इलाके, उस शहर के जो मालिक होते हैं, जिस जेल में वो बंद है, उस जेल का जेलर एक सर्टिफिकेट देता है कि भाई जेल के अंदर बड़ा अच्छा चाल चलन है, इस आदमी को जेल में नहीं रहना चाहिए, जेल के बाहर होना चाहिए। डीएम साहब कहते हैं कि नहीं ठीक है, जेलर साहब ने कह दिया, सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है। सरकार कहती है बहुत हो गए, 8 साल 9 महीने 11 दिन, इससे ज़्यादा क्या रखना है, इसको छोड़ दो। उसके बाद गवर्नर साहब के पास अर्जी जाती है, मर्सी पिटिशन, कि छोड़ दीजिए इनको, और गवर्नर साहब भी आनन फानन हुक्म सुना देती हैं। और अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं, आजकल परसों कभी भी आ जाएंगे। आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये हकीकत है। साल भर पहले एक शख्स अमरमणि त्रिपाठी और उसकी वाइफ मधुमणि त्रिपाठी को भी इसी तरीके से सरकार ने उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी, वक्त से पहले रिहा कर दिया। अब साल भर के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब यूपी सरकार ने एक शख्स को, जिसको उम्र कैद की सज़ा है, जिसके ऊपर 3 कत्ल का इल्ज़ाम है, उसे कहा कि बाहर कर दो। उनका नाम है उदय भान करवरिया। बीजेपी के 2 बार ये विधायक रहे, और इनके ऊपर एक और एमएलए, एक और विधायक के साथ उसके ड्राइवर, और एक गोलीबारी में राहगीर, एक बेकसूर भी मारा गया। 3 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था, और सिर्फ 8 साल 9 महीने 11 दिन के बाद यूपी सरकार ने कहा बहुत हो गई, इनके ऊपर रहम कीजिए। इसी यूपी में 12,000 से ज़्यादा, लगभग 13,000 के आसपास उम्र कैद की सज़ा पाए हुए कैदी हैं, जिनमें से बहुत सारे की उम्र 60-70 साल से ऊपर हो गई है, और वो बहुत शराफत से जेल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो जेल में ही है। इस देश में हमारे पूरे
करीब 75-80 हज़ार, बल्कि शायद इसी फिगर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उम्र कैद की सज़ा पाए हुए कैदी हैं और रह रहे हैं, जिनकी उम्र न मालूम और कब से रह रहे हैं, बरसों से। ऐसे ऐसे कैदी हैं यूपी के अंदर ही जिनको 18, 20, 27 साल हो गए हैं जेल के अंदर रहते हुए, 27 ईयर्स, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन है एक, आपको याद होगा ऐसे केसेस जिसमें बहुत सारे लोगों को तो कोर्ट के कागज ही गायब हो गए, 37 साल तक अंदर रहे, किसी ने सुध नहीं ली। तो ऐसा कैसे हो गया, इसको समझने के लिए पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। कहानी यह है कि बात 1996 की है, बात प्रयागराज की है, जो तब इलाहाबाद हुआ करता था। उस इलाहाबाद में 2 परिवार रहा करते थे। एक का नाम था जवाहर पंडित और एक उदय भान करवरिया की फैमिली। दोनों अलग अलग इलाकों से आए, प्रयागराज में बसे, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन फिर हुई शुरुआत, जब जवाहर पंडित प्रयागराज पहुंचा तो जवाहर पंडित ने छोटे मोटे अपने धंधा शुरू किए, बोरी सिलने का काम शुरू किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने माइनिंग और बालू, बहुत जो घर बनाने में सीमेंट बालू का इस्तेमाल होता है वो बालू, तो बालू के ठेके को लेके उसने कोशिश शुरू कर दी। यहीं से पहली बार उदय भान और जवाहर पंडित के बीच दुश्मनी शुरू हुई, क्योंकि वो भी बालू के ठेके पर नज़रें गड़ाए, ये भी बालू के ठेके पर, और दोनों के बीच में जब तब फिर लड़ाई झगड़े होते रहते। लेकिन फिर हुआ ये कि एक रोज़ जवाहर पंडित की मुलाकात हो गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से। 90s का दौर था, 1989 की मतलब मुलाकात हुई जवाहर पंडित मुलायम सिंह के करीब। उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव ने जवाहर पंडित को अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। अब एक बालू और एक उसका कारोबारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलए बन गया। जब एमएलए बना तो अब जाहिर सी बात है पावर आई, ताकत आई। तो ताकत आने के बाद अब फिर बालू के सारे ठेके और उस पर अब जवाहर पंडित का कब्जा हो गया। इधर उदय भान और उनका परिवार अब पीछे रह गया, क्योंकि उनके पास पावर तो था नहीं। उदय भान के पिता और दादा ने भी कई बार राजनीति में कदम रखने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए, हमेशा चुनाव हार गए थे। तो इधर अब जो जवाहर पंडित है वो विधायक बन गया, कद बढ़ चुका था। बालू की ठेके को लेके उदय भान और जवाहर पंडित की दुश्मनी जारी थी, और इसी बीच में फिर थोड़ी सी राजनीतिक गड़बड़ हुई। तब उस वक्त गेस्ट हाउस कांड हुआ, आपको याद होगा, जिसमें मायावती बसपा सुप्रीमो, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और उनकी मतलब सपोर्ट से मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी। फिर सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार गिर गई। जब सरकार गिरी तो फिर उदय भान को मौका मिला। उदय भान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जवाहर पंडित को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 13 अगस्त 1996, 13 अगस्त 1996 यही वो तारीख थी जब प्रयागराज, उस वक्त के इलाहाबाद में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। AK-47 प्रयागराज में, बाकी अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीखों पर हुआ, लेकिन प्रयागराज में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ। उदय भान के कहने पर उसके गुर्गे सिविल लाइन एरिया प्रयागराज का, वहाँ से खबर मिली कि जवाहर पंडित अपने ड्राइवर के साथ जा रहा है। इस हमले से बेखबर AK-47 से दंदनाती हुई गोलियां चली। मौके पर ही न मालूम कितनी गोलियां लगी, जवाहर पंडित की मौत, उसके ड्राइवर की मौत, और इत्तेफाक से वहाँ पर से एक राहगीर गुजर रहा था, वो भी उस गोलियों का निशाना बन गया और उसकी मौत। 3 लाशें एक साथ उठाई गई थी 13 अगस्त 1996 को। तो 96 में प्रयागराज ने पहली बार देखा था कि AK-47 और उसकी धनक क्या होती है। AK-47 से पहली बार गोली चली, ड्रामा मचा दिया, क्योंकि एक MLA का कत्ल हुआ था। इसके बाद जवाहर पंडित के फैमिली, उसके भाई ने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद जो नाम आया वो उदय भान, उसके भाई, उसके चाचा, सभी का नाम आया। लेकिन तब तक फिर ये हुआ कि सरकार गिर गई थी, राजनीति बदल गई थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी अपनी गवाही और बयान और केस को आगे बढ़ाने के काम शुरू कर दिया था। इत्तेफाक से एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कलराज मिश्र जी। तो जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की सोची, तब उदय भान और उनके चाचा और भाइयों की तरफ से एक गवाही दी गई कि जिस दिन ये कत्ल हुआ वो मौके पर थे ही नहीं, बल्कि कलराज मिश्र के साथ मीटिंग कर रहे थे।
बाकायदा कलराज मिश्र ने भी इस बात की गवाही दी कि वो मेरे साथ थे और कोर्ट में भी कहा, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि बाकी सबूत उससे ज़्यादा भारी थे। यानी कि ये गवाही भी दिलवाने की कोशिश की गई, जो फिल्मों में आपने देखा है कि अरे जब क्राइम हुआ तब तो मैं मौके पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। लेकिन दूसरे सबूत ऐसे थे जिनसे ये साबित हो गया था कि ये लोग भी मौका वारदात के आसपास थे। लेकिन इसके बावजूद फिर मुकदमा चला। अब इधर जब जवाहर पंडित का कत्ल हो गया तो उदय भान को बीजेपी ने टिकट दिया, वो 2 बार विधायक बने, जीते। लेकिन फिर कोर्ट में उन्होंने डाल रखा था कि राजनीतिक रंजिश की वजह से मेरा नाम आया, मेरे परिवार का नाम आया। यूपी में सरकार बदल गई, यूपी सरकार ने फिर कोर्ट में ये कहा कि उदय भान का नाम हटा दीजिए इस केस से, क्योंकि ये इस कत्ल में शामिल नहीं है। तो सरकार की बात कोर्ट तक पहुंची, लगा कि नाम हट जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जवाहर पंडित की बीवी भी कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि 3-3 कत्ल, इतने सारे गवाह, सारे सबूत, अगर ऐसा होता है तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। बाकायदा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई और हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल नाम नहीं हटेगा और निचली अदालत को कहा कि आप अपने मुकदमे में तेजी लाइए, क्योंकि 1996 का ये मर्डर था और तब तक 2012-13 आ चुका था। तो फिर 2012 में वापस जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब उसने कहा कि भैया 12-4-16 साल हो गए, अभी तक कुछ केस में हुआ नहीं, पुलिस को भी हड़काया गया कि इसमें कुछ करो। तब जाकर फिर पुलिस हरकत में आई। 2014 में अदालत ने फिर कहा कि भैया आप गिरफ्तार किया जाए इन दोनों को, मतलब उदय भान और उनके रिश्तेदारों को। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। 2014 में फिर खुद ही सरेंडर कर दिया उदय भान उनके रिश्तेदारों, 2014 में। उसके बाद सरेंडर किया। बाद में इन लोगों ने कोर्ट में अपील की, यूपी सरकार ने भी अपील की कि इनका नाम गलत है तो इनको बाहर कर दिया जाए, ये मुकदमा वापस ले लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा सबूत इतने पुख्ते हैं कि नाम वापस नहीं लेंगे और लोअर कोर्ट से कहा आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू कीजिए। और आखिरकार अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। जुलाई 19 जुलाई को कोर्ट ने पहली बार, बल्कि जुलाई 2019 में लोअर कोर्ट ने 19 मतलब 96 में कत्ल हुआ था, 4 साल उधर और 19-4 23 साल। 23 साल बाद ट्रिपल मर्डर के एक मुकदमे का पहला फैसला आता है लोअर कोर्ट की तरफ से, प्रयागराज की जो सेशन कोर्ट है। और उस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उदय भान, उसके भाई, उसके चाचा, इन तमाम लोगों को जो नाम थे, उदय भाई के अलावा सूरज भान, साथी कपिल मुनि, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई 2019 में। अब कैद की सजा सुना दी गई, वो भी उम्र कैद। अब इन सभी को जेल भेज दिया गया, नैनी जेल। प्रयागराज का इंसिडेंट था, ज्यूरिसडिक्शन वही था। अब ये जेल पहुंचे। जेल जाने के बाद 2018 में इन्होंने फिर से, ये 2019 में हुआ था, उसके फैसला आने से पहले 2018 में एक और अर्जी दाखिल कर दी थी कि केस वापसी ले लिया जाए। और ये अर्जी इस बार उनकी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से की थी, यूपी सरकार की तरफ से, कि ये लोग अच्छे भले लोग हैं, इनका केस वापस, इनका नाम हटा दीजिए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आरोपी हैं और मुकदमा होगा। उसके बाद अगले ही साल कोर्ट ने फैसला सुनाया और इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जब उम्र कैद की सज़ा सुना दी तो उसके बाद अब ये जेल पहुंच गए। और उसी उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद टोटल जेल में इन लोगों ने जो वक्त काटे वो थे 8 साल 9 महीने और 11 दिन। 8 साल 9 महीने और 11 दिन जेल में काटने के बाद उम्र कैद की सजा पाए खासतौर पर एक शख्स उदय भान करवरिया, इनको छोड़ने की सिफारिश किसी और ने नहीं की, बल्कि यूपी सरकार ने कर दी। हुआ ये कि जब ये जेल पहुंचे तो जेल जाने के बाद किसी भी कैदी को छोड़ने के लिए कुछ राज्य सरकार के पास पावर होते हैं, अधिकार होते हैं, वक्त से पहले रिहा करने के लिए। तो 2 बार के ये बीजेपी विधायक थे। फिर उसके बाद जब ये
जेल पहुंच गया पूरा परिवार, तो बीवी बची थी बाहर, उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार वो भी जीती विधायक, लेकिन फिर लास्ट बार टाइम वो हार गई चुनाव। तो अब ये था कि अभी टोटल 8 साल 9 महीने और सिर्फ 11 दिन हुए थे कि यूपी सरकार ने एक ऑर्डर पास किया। और इस ऑर्डर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले नैनी जेल के जेल सुपरिटेंडेंट ने एक लेटर लिखा कि उदय भान करवरिया का बिहेवियर, बर्ताव बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे इंसान हैं, जेल में सारे नियम कायदे कानून का पालन करते हैं, और ये लिख के भेज दिया। डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट लगाई, ये आदमी अच्छा है, इसके बाहर आने से कोई लॉ एंड ऑर्डर, समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। यूपी सरकार की एक जो मर्सी पिटिशन वाली जो कमेटी बैठती है ऐसे कैदियों को वक्त से पहले रिहाई के लिए, उस कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया नहीं भाई, उदय भान करवरिया अच्छे इंसान हैं, 3 कत्ल किया तो क्या हुआ, 8 साल बहुत होता है, उम्र कैद का क्या मतलब होता है, 8 साल 9 महीने 11 दिन तो काट लिए, अब तो ठीक है ना, इंसाफ हो गया, तो इनको बाहर किया जाए, इनको बाहर लाया जाए। यूपी सरकार ने एक आदेश दिया, आदेश आनंदीबेन यूपी की गवर्नर है, उनके पास पहुंचा। अब वो भी क्या करें, पूरा प्रशासन सरकार सबने फैसला कर लिया, तो अब वो उस फैसले को कहाँ रोकेंगे उन्होंने भी दस्तखत कर दिए, बिल्कुल सही है। 30 जुलाई जो आने वाला है, उस 30 जुलाई को, क्योंकि ये लगता है कि ये सारी चीज़ें 30 जुलाई के आसपास ही होंगी, तो इसीलिए फिर जेल प्रशासन ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने कुल 30 जुलाई तक जो जेल के अंदर इन्होंने वक्त काटे हैं वो 8 साल 11 महीने, 8 साल 9 महीने और 11 दिन है। 30 जुलाई 2023, तो 30 जुलाई 2023 की बात हो रही है जो लास्ट गिनती की गई है। अब उसके बाद साइन हो चुका है, अब हो सकता है आज कल परसों बस घड़ी की सुई चालू है और उदय भान बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाएगी? नहीं, पूछे क्यों? ट्रिपल मर्डर के जो चार्जेस लगे, जो एफआईआर दर्ज हुई, जो चार्जशीट हुई, उसमें उदय भान, उनके भाई, उनके चाचा, सभी का नाम है। तो सिर्फ एक आदमी को आप वक्त से पहले कैसे रिहा करेंगे? उदय भान की वक्त से पहले की इस रिहाई को नज़ीर मानकर इनके बाकी रिश्तेदार, भाई और चाचा सरकार के पास अपील करेंगे और कहेंगे कि भाई उसको कर दिया तो हमने क्या गलती की, हमने भी तो उतनी ही गोलियां चलवाई थी, हमने भी तो जो प्लानिंग की तो उसमें 3 ही मरे थे, तो 3 मारने पे वो भी बाहर आ सकता, तो हम क्यों नहीं आ सकते? तो आने वाले वक्त में ये भी बाहर होंगे, ये होगा आने वाला सच। अब उधर जवाहर पंडित की बीवी, जवाहर पंडित की मौत के बाद वो भी मैदान में उतरेंगी, राजनीति, 4 बार की एमएलए हैं। उनको जैसी ये खबर मिली, फौरन उन्होंने कहा कि ये फैसला अगर 3 मर्डर के इल्ज़ाम पाए हुए जो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, अब तो कातिल हैं, 3 मतलब लोगों के कत्ल के कातिल, वो अगर सिर्फ उम्र कैद की सज़ा पाने के बाद 8 साल 9 महीने 11 दिन में बाहर आ जाए तो ये कानून का मजाक नहीं तो क्या है? क्योंकि यही चीज़ बाकी कैदी भी कह सकते हैं, जो मैंने गिनती गिनाई कि 12-13 हज़ार तो सिर्फ यूपी की जेलों में जिनको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, इनमें से आधे वो हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई। एक वक्त ऐसा था जब कानून ये कहता था कि किसी को भी अगर आप वक्त से पहले रिहा करते हैं तो कम से कम 60 साल तो उसकी उम्र हो जानी चाहिए, 15-16 साल वो कम से कम जेल में काट चुका होना चाहिए। लेकिन अब उस रूल को भी बदल दिया गया, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से, जैसे हरियाणा ने बाबा राम रहीम के पैरोल के लिए सारे नियम कानून बदल दिए थे ताकि वो साल में 3-4 बार आराम से बाहर आ सके। तो वैसे ही हर स्टेट अपने अपने लोगों के हिसाब से नियम कायदे कानून बदल देती है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में राजनीति और क्राइम दोनों का बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। तो जब क्रिमिनल नेताओं पर एहसान करता है तो फिर नेता भी बदल कर उनके ऊपर एहसान का सिला इसी तरह चुकाते हैं। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ नहीं है, बल्कि ये बात बेहद सीरियस है। तो फिर उम्र कैद और इन सारी चीज़ों का मतलब क्या रहेगा? आपको पता है कि हमारे देश में मर्डर के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो है फांसी, सजाए मौत, और मिनिमम जो है वो है उम्र कैद। और उम्र कैद में भी अगर मान लीजिए कि चलो 10 साल के बाद अच्छा चाल चला तो ठीक है, यहाँ तो 10 साल भी पूरे नहीं हुए और आप छोड़ रहे हो।
वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन जिसके सर पे कत्ल का इल्ज़ाम है। अब आप ही सोचिए कि ये कैसा फैसला है। इससे पहले अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, जिन्होंने जेल में रहते हुए उम्र कैद की सज़ा, जो उसमें से भी 70% वक्त तो हॉस्पिटल में ही काटा, और हॉस्पिटल में भी ऐसा, कहानी आपको मैंने सुनाई है डिटेल में, कि ऐसा लगता है जैसे घर में उनके अपने सारे बॉडीगार्ड सब वहीं पे हैं, जो खाना है पीना है, एकदम मतलब घर जैसा माहौल हॉस्पिटल के नाम पर। तो उन्होंने कायदे से, इन लोगों ने सज़ा काटी कहाँ? तो जब सज़ा के साथ ये बर्ताव होगा तो फिर कहाँ क्राइम रुकेगा? क्रिमिनल के मन में कहाँ खौफ होगा? जेल मतलब वो जो लोगों को तोड़ दे। क्या इससे बुरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। लोग दोबारा क्राइम करते हुए सोचें, डरें 10 बार कि मुझे जेल वापस नहीं आना। लेकिन जब जेल ऐसा होगा, सज़ाएं ऐसी होंगी, तो क्रिमिनल के मन में क्या खौफ, क्या डर? तो कहेंगे यार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जाएंगे, जेल पहुंच जाएंगे, जेल में तो सारी सुविधाएं, उसके बाद सरकार में थोड़ी अपनी सेटिंग होगी, वक्त से पहले रिहा हो जाएंगे, टेंशन क्या है। लेकिन ये ख़तरनाक है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, और ये मजाक है हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम, कानून के इसका मजाक है कि फिर उम्र कैद और इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो ये है कि आप छोड़ दीजिए, सरकार से उसी वक्त पूछिए भाई इसको छोड़ना है तो क्यों, मुकदमे पे सरकार के इतने पैसे, टैक्स पेयर के इतने पैसे खर्च करवाने हैं, अभी फैसला कर लो, छोड़ दो, ताकि अपने यहाँ मुकदमे का जो अंबार पड़ा हुआ वो भी कम हो। क्योंकि आप यही देखिए ना, इस केस के साथ आप तमाशा देखिए। 1996 में ये मर्डर हुआ था जवाहर पंडित, उसके ड्राइवर और एक राहगीर का, 1996। आज कितने हो गए? 28 साल। 96 में मर्डर होता है, 2019 में फैसला आता है, मतलब 23 साल बाद। और कमाल देखिए कि 1996 में मर्डर होता है, उसी वक्त FIR दर्ज है, सब कुछ चार्जशीट वार्शीट दर्ज है। 19 में जब ये फैसला आता है, और 19 से लेके 24, मतलब 5 साल इधर, और उससे पहले 3 साल पहले उसने सरेंडर किया और पकड़ा गया। तो मतलब टोटल 8 साल जेल के अंदर, 8 साल 9 महीने और 11 दिन। बाकी 1996 से लेकर अगर आप कायदे से देखें तो 2013, 14, 15 तक तो सब खुले में ही थे, घूम रहे थे। क्या बोला जाए इस पर? और ऐसे कुछ केसेस हैं वो तो सामने आ जाते हैं कि किसको छोड़ा और किसको वक्त से पहले रिहा किया। बहुत सारी खबरें तो मीडिया तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि कब कहाँ कौन सी सरकार किसके ऊपर रहम दिखा रही है, कौन सा जेलर कब कहाँ एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है अच्छे चाल चलन की, कौन DM क्या फरमान जारी कर रहा है, कौन सी कमेटी किसको रिहा कर देती है, ये खबरें बहुत कहाँ आती हैं। कुछ हाई प्रोफाइल केस आ जाती है। अब जवाहर पंडित की वाइफ कोर्ट में जाएंगी, अब देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि ये शायद पहला मामला ऐसा होगा हमारे देश में जिसमें 3 कत्ल, उम्र कैद की सज़ा, और सिर्फ 8 साल 9 महीने 11 दिन के बाद सरकार कहती रिहा कर दो, शायद पहला। तो ये मामला अब चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, उसका फैसला क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये फैसला शायद आगे चलकर नज़ीर भी बनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे या कोई ऐसी रूलिंग हो। जब भी ऐसा होगा आपको ज़रूर बताऊंगा।